हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महिमा देवी की बड़ी बहू अविका हॉल में बैठी अपने लंबे नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी कि तभी महिमा पूजा की थाली लिए मंदिर से लौटती है। तो पूजा की थाली उसे देते हुए कहती है, बहू ये थाली मंदिर में रख दे। और क्या सुबह सुबह तू अपने हथियारों को रंगने बैठी है? सासू माँ, मेरे इतने स्टाइलिश नेल्स को आप हथियार कह रही हैं? देखिए तो जरा कितने मस्त लग रहे हैं ये। दीदी, चाकू देखा है क्या? हाँ, कई बार देखा है, छोटा बड़ा हर तरह का चाकू देखा है। अरे दीदी, अपने घर का चाकू देखा है क्या? किचन में कहीं मिल नहीं रहा, सब्जियाँ कैसे काटूं? अपने नाखूनों से काट ले। और क्या इतने बड़े बड़े नाखून पाल रखे हैं? किसी काम में तो ला इनको। क्या सासू माँ, आप भी अच्छा मजाक करती हैं। आशिका, ध्यान से देख, यही गई होगा। बातें हो ही रही थी कि तभी महिमा की तीसरी बहू मानवी नेल शेपर से अपने नाखूनों को घिसते हुए हॉल में आकर कहती है, आशिका, चाकू मेरे कमरे में होगा। वो थोड़ी देर पहले मैंने फ्रूट काटे थे ना, इसलिए। बहू, ये बर्तन घिसने के टाइम तो नाखून घिसने क्यों बैठी है? सासू माँ, वो मेरे नेल्स की शेप खराब हो रही थी ना, इसलिए उन्हें अच्छी शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, तो इस फालतू काम के लिए पूरा दिन पड़ा है। घर के और काम दिखाई नहीं पड़ते? और बाकी दोनों चुड़ैलें कहाँ हैं? सासू माँ, आपके अलावा भी इस घर में 2 चुड़ैल रहती है क्या? क्या कहा तूने? कुछ नहीं सासू माँ, आशिका तो बड़बड़ाती रहती है। आशिका, सासू माँ सुहानी दीदी और सारिका की बात कर रही हैं। मतलब मैंने 5 बहुएं नहीं, तुम 5 चुड़ैलों को पाल रखा है, जिन्होंने इतने बड़े बड़े नाखून रखे हुए हैं कि सारा दिन उन्हीं नाखूनों पर ध्यान रहता है तुम 5 का। ऐसा कुछ नहीं है सासू माँ। क्या है और क्या नहीं मैं सब जानती हूँ, इसलिए बहस नहीं, नाश्ता तैयार करके दो। सुबह के 9 बज गए हैं, अभी तक चाय नसीब नहीं उस बुढ़िया को। महिमा 4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। महिमा देवी की 5 बहुएं थी और 5 ही बड़े बड़े नाखून रखने की शौकीन थी, जिसके चलते महिमा उन्हें 5 चुड़ैलें कहकर बुलाया करती थी। अपनी सास के लाख कहने पर भी 5 में से कोई भी बहू नाखून काटने को राजी नहीं थी, जिसके चलते महिमा से 5 ताने सुना करती थी। एक रोज अविका और सुहानी तैयार होकर महिमा के पास आती है और दोनों अपना हाथ आगे करती है। तो उन्हें ऐसे हाथ आगे करता देखकर महिमा कहती है, मैं तुम दोनों को ज्योतिषी दिखाई दे रही हूँ क्या, जो अपने ये चुड़ैलों वाले नाखून दिखा रही हो मुझे? सासू माँ, हाथ दिखा नहीं रहे हैं, बल्कि हाथ आगे करके आपसे पैसे मांग रहे हैं। पैसे? वो भी तुम दोनों को एक साथ चाहिए? क्यों चाहिए? सासू माँ, पार्लर जाना है, नेल एक्सटेंशन करवाने। नेल एक्सटेंशन की बात सुनकर वहाँ से गुजर रही मानवी भी आग धमकती है और झट से बोल पड़ती है, नेल एक्सटेंशन करवाने की तो मैं भी सोच रही थी, तो आप दोनों के साथ मैं भी चलूं? क्यों, तू बारात में आई है जो आप दोनों के साथ मैं भी चलूं ऐसा कह रही है? अरे तुम दोनों को कितनी बार कहा है मैंने, तुम्हारी इन हथियारों पर खर्च करने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। सासू माँ देखिए, लंबे नाखून रखना आजकल का फैशन है। अब लंबे नाखूनों की देखभाल में थोड़ा बहुत पैसा तो खर्च होगा ही ना। वही तो सासू माँ, समझा कीजिए। ऐसा है, मुझे समझ कहाँ है। अरे इन नाखूनों पर इतना पैसा फूकने से अच्छा है कि नेल कटर लो और इससे इनका सफाया ही कर दो। ना रहेंगे नाखून, ना जरूरत पड़ेगी ये नेल टेंशन वेंशन की। सासू माँ, वो नेल एक्सटेंशन होता है। जो भी हो, एक बार कह दिया ना, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। क्या सासू माँ, आप भी कितनी जिद्दी हो गई हैं, दे दीजिए ना। अविका और सुहानी के बहुत कहने पर महिमा आखिर में दोनों को पैसे दे देती है और दोनों के साथ मानवी भी पार्लर चली जाती है। समय बीतता है, सब ठीक चल रहा था कि तभी एक रोज जब महिमा घर के बाहर पाइप से पौधों को पानी दे रही थी, तभी उसकी पड़ोसन निमी देखती है कि उसके घर के सामने पानी जमा है। तभी वो जोर से चिल्लाकर कहती है, क्यों महिमा, तेरे घर में पानी की सप्लाई ज्यादा हो रही है क्या, जो दूसरों के घर के आगे भी पानी बहाना चालू कर दिया? मैं तेरी तरह फालतू में पानी में पैसे नहीं बर्बाद करने वाली हूँ, समझ आई? और रही बात तेरे घर के आगे जमा पानी की, तो वो मेरा काम नहीं है। क्यों झूठ बोल रही है? पानी का पाइप तेरे हाथ में है, पौधों को पानी तू दे रही है, तो मेरे घर के आगे पानी क्या बगल वाली कांता बिखेर जाएगी? चुप कर, मैं अपने पौधों को पानी दे रही हूँ, मोहल्ले की सड़क को नहीं। और जब देखा नहीं तो फालतू में मुझसे भिड़ने की कोशिश मत कर। भिड़ने का काम तो खुद कर रही है महिमा, जब देखो तब मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढती रहती है। मजा ही आ गया इस महिमा को सुनाकर, मुझे बोलती रहती थी ना। देख, आज मुझे भी मौका मिल गया तुझे सुनाने का। हा हा हा।
महिमा की पड़ोसन बिना बात के ही उसे बहुत सुना जाती है, जिस पर पानी का पाइप जोर से फेंकते हुए महिमा कहती है, समझती क्या है ये निम्मी खुद को, जब देखो लड़ने को तैयार बैठी रहती है। ऊपर से अंदर पड़ी मेरी 5 चुड़ैल बहुएं मेरी आवाज सुनकर बाहर भी नहीं आती। दिन ही खराब हो गया आज का तो। एक रोज महिमा कटोरी में तेल लिए हॉल में आती है और वहाँ सफाई कर रही अपनी बहू सारिका को कहती है, अरे चुड़ैल नंबर 5, जरा मेरे बालों में तेल तो लगा दे। सासू माँ, आप हम पांचों को चुड़ैल बुलाना कब बंद करेंगी? जब तुम पांचों के ये लंबे नाखूनों के दर्शन मुझे नहीं होंगे, और हाँ, तेल लगाते हुए नाखून मुझे चुभने नहीं चाहिए। नहीं चुभेंगे सासू माँ, मैं अपने सर में भी तो तेल लगाती हूँ ना। लाइए तेल दीजिए। सारिका अपनी सास के बालों में तेल लगाने लगती है। तभी कुछ देर में मानवी जोर जोर से रोती हुई वहाँ आती है। उसके रोने की आवाज सुनकर सब हॉल में इकट्ठे होते हैं, तो मानवी रोते हुए अपने हाथ आगे करके दिखाती है, तो सभी देखते हैं कि उसके 2 नाखून टूट चुके हैं। सासू माँ देखो ना, सब्जी काटते हुए मेरे कीमती इतने प्यारे 2 नाखून टूट गए सासू माँ। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ मानवी। बड़ा ही दुख हो रहा है, तो अपने 2 नाखून उधार दे दे बड़ी बहू। और नाखून टूटा है, खून का रिश्ता नहीं जो इतने टेस्ट में बहाई जा रही है। सासू माँ, आपके नाखून बढ़ते नहीं है, तो आपको क्या पता होगा नाखून टूट जाने का दर्द। अब इन 2 के चक्कर में मुझे अपने इस हाथ के बाकी बचे नेल्स भी कट करने पड़ेंगे, बताओ। अरे ये तो घर की खेती है बहू, दोबारा बढ़ जाएंगे, क्यों पागलों की तरह रो रही है। महिमा के बोलने से भी मानवी चुप नहीं होती और 2 नाखून टूटने के चलते 2 दिन तक खाना तक नहीं खाती। ये देखकर महिमा के सब्र का बांध टूटता है और वो खुद से कहती है, इन 5 लंबे नाखून वाली बहुओं के नाखूनों का कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना आए दिन ये ड्रामे होते रहेंगे। मैं इन 5 के लंबे नाखूनों का सफाया करके ही रहूंगी। महिमा अपनी 5 बहुओं को पानी वाले काम करने को देती है, जैसे अविका को घर में 3 समय पोछा लगाने का, सरिका को 3 टाइम के बर्तन धोने का, मानवी और आशिका को घर के चादर कपड़े सब धोने का। और तो और वो सुहानी को रात को डरावनी फिल्में दिखाया करती, जिसके कारण डर के मारे सुहानी अपने नाखून खाने लगती। 1 हफ्ते बाद 4 बहुओं के लगातार ये सब करने से उनके नाखून कमजोर होकर अपने आप टूटने लगते हैं, तो सुहानी डरावनी फिल्में देखने के चलते अपने ही नाखून खाती रहती, जिसके बाद 5 बहुओं के लंबे नाखून दिखाई ही नहीं पड़ते। 5 अपने हाथों को देखते हुए कहती हैं, नाखूनों के जाने से हाथ इतने खाली लग रहे हैं हमारे। सच में सासू माँ ने भी ना पानी वाला काम करवा कर हमारे नाखूनों का सत्यानाश करवा दिया। वैसे नाखून टूटने के बाद बहुत हल्का सा महसूस नहीं हो रहा। हाँ, ये तो सही कहा आशिका ने। नाखूनों की वजह से मैंने कई बार हाथ पैर खुजलाते हुए खुद को ही घायल कर लिया था। क्या बात है, 5 बहुएं आपस में अपनी सास की चुगली करने बैठी हो क्या? बहू, सासू माँ आज चुड़ैल नहीं कहा। हाँ, तुम्हारे नाखूनों की विदाई जो हो गई। और अब सुन लो, नाखून बढ़ाना, लेकिन इतने नहीं कि दूसरों और खुद को ही घायल कर लो। हाँ सासू माँ, हम समझ गए हैं आपकी बात। इस तरह महिमा अपने लंबे नाखूनों वाली बहुओं के नाखूनों से कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन छुटकारा पाकर ही दम लेती है। यार मधुरा, कैसी है तू? क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस बैठी हूँ, इंस्टा चला रही थी। यार कई दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए, चल हम शॉपिंग पर चलते हैं। सही कह रही है, वैसे भी विंटर आ रही है, तो कुछ कपड़े तो लेकर आने ही हैं। पर यार जाएंगे कहाँ शॉपिंग के लिए? मिल तो सही, मैं अपने आप लेकर चलूंगी तुझे। चल ठीक है, मैं 12 बजे तुझे मेट्रो स्टेशन पर मिलती हूँ। इतना कहकर सिया फोन रख देती है और रेडी होना शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में वो रेडी होकर घर से निकल जाती है और मेट्रो स्टेशन पहुंचकर मधुरा को कॉल करती है। कुछ ही देर में मधुरा भी वहां आती है और तभी सिया बोलती है, यार अब तो बता दे कि हम दोनों जा कहाँ रहे हैं। अरे मेरी जान, हम दोनों सरोजनी नगर जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। मैंने ना इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, शॉपिंग की, फूड की। वहाँ ना बहुत सस्ते और अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। वाह यार, सही है, चल जल्दी चल। दोनों सहेलियां जल्दी से मेट्रो में बैठ जाती है और सरोजनी नगर मार्केट पहुंच जाती हैं। सिया और मधुरा चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगती है। तभी सिया बोलती है, यार वो देख, 150 के 2 टॉप मिल रहे हैं। और वहाँ देख, लिखा है कोई भी जूता लो बस 200 में। ओए उधर देख,
कितना सेक्सी आउटफिट है, वो भी बस 300 में। यार यहाँ तो बहुत कुछ है, आज तो कट्टे भर भर के शॉपिंग करेंगे। इतना कहकर दोनों सरोजनी नगर मार्केट घूमना शुरू कर देती है और कपड़े खरीदती जाती है। दोनों को शॉपिंग करते करते शाम के 4 बज जाते हैं, जिसके बाद हाथों में ढेर सारे बैग लिए दोनों घर वापस आती है। सिया भी मधुरा के साथ ही उसके घर आती है और जिसके बाद दोनों अपने लाए हुए कपड़ों को पहन कर ट्राई करती है। सिया एक रेड कलर का क्रॉप टॉप पहनकर मधुरा को दिखाती है और बोलती है, देख यार, ये वाला टॉप मैंने 75 रुपए में लिया है बस। कितना सेक्सी है ना, ब्लू डेनिम के साथ कितना कूल लगेगा। हाँ सही कह रही है, मैंने भी लिया है 50 रुपए में, ये येलो वाला। यार आज तो दिल खुश हो गया, अब तो मैं हमेशा सरोजनी के कपड़े पहनूंगी। ऐसे ही कुछ देर बीत जाने के बाद सिया अपने शॉपिंग बैग्स लेकर वापस अपने घर चली जाती है, जहाँ सिया की माँ नेहा उसके हाथों में इतने सारे कपड़ों के बैग देखकर बोलती है, सिया, ये सब क्या है? अरे इतने सारे कपड़े, पहले ही घर की अलमारियों को सांस नहीं आ रही तेरे कपड़ों से, और अब तू और ले आई। अरे माँ, वो सब पुराने हो गए हैं, आप चाहो तो दान में दे दो। अब मैं सारे कपड़े बस सरोजनी के ही पहनूंगी। कपड़े तो तू बाद में पहनी हो, पहले तू ये बता कि कितने पैसे फूक कर आई है इन सब में। माँ ज्यादा नहीं, बस 2000 के लिए हैं सारे के सारे। क्या बोल रही है, सच में? हाँ माँ, सरोजनी में बहुत सस्ते और अच्छे कपड़े मिलते हैं, आपके लिए भी लेकर आऊंगी अगली बार। अभी मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे आराम करना है, थक गई हूँ ना। इतना कहकर सिया वहाँ से चली जाती है और नेहा सिया के जाने के बाद उसके लाए हुए सारे कपड़े देखती है और बोलती है, वाह, मेरी बेटी तो समझदार हो गई है, एकदम लल्लन टॉप कपड़े लाई है। अब तो मेरी बेटी बस सरोजनी के कपड़े पहनेगी। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और सिया रोज रोज अपने सरोजनी से लाए हुए कपड़े पहन कर स्टाइल मारती है। कॉलेज से लेकर मार्केट और मार्केट से लेकर हर गली मोहल्ले तक हर जगह उसके फैशन अप टू डेट की चर्चा होने लगती है। ऐसे ही एक दिन सिया मधुरा के साथ क्लब जाती है। सिया वहाँ पर अपना सरोजनी से लाया हुआ शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाती है और दोनों सहेलियाँ डांस फ्लोर पर खूब डांस करती है। तभी सिया की सैंडल की हील टूट जाती है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है, तभी वहाँ मौजूद अभय नाम का लड़का उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है और बोलता है, हेलो मिस, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, वो मेरी सैंडल की हील टूट गई। ओके, कोई बात नहीं, आइए साइड में आइए, मैं आपको सोफे पे बैठा देता हूँ। जिसके बाद अभय सिया का हाथ पकड़कर उसे सोफे तक ले जाता है और बैठा देता है। दोनों काफी देर तक वहाँ बैठकर बातें करते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी वहाँ मधुरा आती है और बोलती है, ओए, तो यहाँ कब आई और ये कौन है? यार ये अभय है, मेरी हील टूट गई थी तो इन्होंने मुझे संभाला और यहाँ तक ले आए। अभय, ये मधुरा है, मेरी दोस्त। हेलो मधुरा, वैसे एक बात कहूँ आपसे सिया? जी कहिए। आपकी ये ड्रेस रियली बहुत अलग है और सुंदर है। पूरे क्लब में आपकी जैसी ड्रेस किसी ने नहीं पहनी। थैंक यू। चलिए, मैं आप लोगों को आपके घर छोड़ देता हूँ, काफी लेट हो गया है और आपकी हील भी टूट गई है, तो मैं कार से छोड़ देता हूँ, आराम से घर पहुँच जाएंगी आप। तीनों बातें करते हुए क्लब से बाहर आते हैं, जिसके बाद अभय पहले मधुरा और फिर सिया को उसके घर छोड़ देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। सिया का सरोजनी के कपड़े पहनने का क्रेज बढ़ता जाता है। अब वो वहाँ से लाए हुए कपड़ों को पहन कर रेडी होती और फोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती और उसके स्टाइल को देखते हुए उसकी प्रोफाइल पर लाइक्स और फॉलोअर्स भी बढ़ते जाते। ऐसे ही एक दिन सिया अकेले सरोजनी नगर कपड़े लेने जाती है, जहाँ वो एक ड्रेस को देखकर बोलती है, वाह, कितनी खूबसूरत ड्रेस है, ज़ारा की फर्स्ट कॉपी लग रही है। अगर इसे पहनकर मैं निकलूंगी तो लोग मेरे फैन, कूलर, एसी सब हो जाएंगे। पूछती हूँ कितने की है। हेलो सुनिए, ये ड्रेस कितने की है? मैडम 700 का है। अरे कुछ तो कम कर लो, ये तो बहुत ज्यादा है। सिया की बात सुनकर जैसे ही दुकानदार पलटकर उसकी तरफ देखता है, तो सिया के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अभय था। अभय सिया को देखकर बोलता है, अरे आप? जी मैं, ये शॉप आपकी है?
जी, ये है मेरी शॉप है। यहाँ सरोजनी नगर में ही हमारी बहुत सारी शॉप हैं। हाय, मेरी तो निकल पड़ी। अब तो मैं इसे ही बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। क्या हो गया, आप कहाँ खो गयी? कहीं नहीं, तो आज आप मुझे शॉपिंग करवाइए। वैसे तो मैं सारे कपड़े सरोजनी के ही पहनती हूँ, यहीं से शॉपिंग करती हूँ। आज आप करवा दो, चिंता ना करो, बिल मैं ही दूंगी, आप बस कंपनी देना। सिया की बात सुनकर अभय हंसने लगता है और फिर वो सिया के साथ सरोजनी में उसे शॉपिंग करवाने लगता है। काफी वक्त बीत जाता है और सिया की शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद अभय उसे वही ड्रेस गिफ्ट करता है जिसका प्राइस पूछते हुए वो उसकी शॉप तक आई थी। फिर सिया अपने घर आ जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सिया और अभय की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन सिया अभय से बोलती है, अबे तुम तो जानते ही हो कि मुझे सरोजनी के कपड़े पहनने का कितना शौक है। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं सरोजनी नगर मार्केट की शॉपिंग का व्लॉग बनाकर पोस्ट करूं। इससे तुम्हारी शॉप का और मेरा भी दोनों का ही नाम होगा। ठीक है सिया, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा इसमें। सिया जल्दी से अभय को हक कर लेती है और इसके बाद अभय की और मधुरा की मदद से सरोजनी नगर के कपड़े पहनकर सिया शॉपिंग के व्लॉग बनाना शुरू कर देती है और उनको YouTube पर पोस्ट करना शुरू करती है और उसकी वीडियोस को लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जाने लगता है। अब सिया खुद तो सरोजनी के कपड़े पहनती ही थी, साथ ही उसके फैंस भी उसी की तरह सरोजनी के कपड़े पहनने लगते हैं और कुछ वक्त बाद अभय और सिया शादी कर लेते हैं। कॉलेज की क्लास खत्म होने के बाद जानवी घर आने के लिए निकल जाती है और जैसे ही वो आधे रास्ते पर पहुंचती है तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और इस कारण वो सर से लेकर पैर तक भीग जाती है और उसके लंबे घने बाल भी पूरी तरह बारिश के पानी से भीग जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंचती है जहां उसकी माँ रम्या उसे बोलती है, हाय राम, ये लड़की भी ना, अरे इतनी तेज बारिश हो रही है, किसी स्टैंड पर रुक जाती थोड़ी देर, देख कैसे पूरे बाल गीले हो गए तेरे, अरे जुएं पड़ जाएंगी। माँ, जब मैं कॉलेज से निकली तब तो बारिश हो ही नहीं रही थी, अचानक से आधे रास्ते में शुरू हो गई। हाँ हाँ, सर्दियाँ शुरू होने वाली है ना, उसी का पैगाम लेकर आई है ये बारिश। जानवी जल्दी से कमरे में आकर अपने कपड़े चेंज करके अपने गीले बालों को तौलिए से सुखाने लगती है और थोड़ी देर बाद उसके सर में खुजली शुरू हो जाती है। ये देखकर उसकी छोटी बहन कुहू बोलती है, क्या हुआ दीदी, आप इतना सर क्यों खुजा रही हो, जुएं पड़ गई क्या? जुएं? वो भी मेरे सर में? पागल है क्या? अरे मैं बारिश में भीग गई थी, उसी वजह से खुजली हो रही है। इतना बोलकर दोनों बहनें खाना खाकर सोने के लिए वापस कमरे में आती है और एक साथ सोने के कारण अगले दिन कुहू भी अपने सर में खुजली करने लगती है। तभी रम्या चाय लेकर अपनी बेटियों के कमरे में आती है और बोलती है, कुहू, जानवी, उठो, चाय पी लो। रम्या की बात सुनकर दोनों बहनें अपना सर खुजाते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग माँ। क्या बात है, खाज खुजली की प्रतियोगिता हो रही है क्या? तुम दोनों एक साथ अपना सर खुजा रही हो। कुहू, तेरे सर में तो जुएं नहीं है। माँ, ये कारस्तानी दीदी की है, कल से अपना सर खुजा रही थी, इन्हीं से पूछो, मुझे नहीं है जुओं से दोस्ती करने का शौक। कुहू बोल ही रही होती है कि सर खुजाते हुए जानवी के लंबे नाखूनों में अचानक से 4-5 जुएं फंस जाती है और उन्हें देखकर कुहू बोलती है, छी, इतनी सारी जुएं। माँ, मुझे नहीं पता कि ये जुएं मेरे सर में कहाँ से आई। जानवी बिना कुछ सोचे उन जुओं को बिस्तर पर फेंक देती है। ये देखकर उसकी माँ रम्या उसे सर पर एक थप्पड़ मारती है। तभी कुछ जुएं रम्या के हाथों में भी लग जाती है, जिसके बाद रम्या बोलती है, इससे पहले कि ये जुएं तहलका मचा दे जानवी, तुम मेरे साथ चल। रम्या जानवी का हाथ पकड़ते हुए उसे बाथरूम में लेकर आती है और रम्या बोलती है, कुहू, देख मेरे बटुए में पैसे रखे होंगे, भाग कर जा और केमिस्ट की दुकान से मेडिकेयर शैम्पू ले आ, और तू यही रुक, मैं भी आई। इतना बोलकर रम्या किचन में जाकर नारियल तेल और कपूर मिक्स करके लेकर आती है और जानवी के बालों में लगाती है
और कपूर के तेल के कारण बालों में खुजली के जख्म पर जलन शुरू हो जाती है और जानवी बोलती है, माँ, आपने मेरे बालों में ऐसा क्या लगा दिया? मुझे मिर्ची की तरह जल रहा है। माँ, मैं सर धो लूं प्लीज। ज्यादा ड्रामे मत कर। जब मैं तेरे जैसी थी ना, तो मेरी नानी हर हफ्ते मेरे बालों में कपूर और नारियल का तेल लगाती थी। माँ, इससे जुओं से छुटकारा मिल जाएगा क्या? अरे, जुओं को मारने का ये रामबाण इलाज है। और अभी कुहू शैम्पू लेकर भी तो आ रही है, उससे बची कुची जुएं भी समाप्त हो जाएंगी। माँ, ये लो, ले आई शैम्पू। रम्या जल्दी से जानवी की जुओं वाले सर को मेडिकल शैम्पू से अच्छी तरह धोती है, जिस कारण जानवी के बाल खिंचने और टूटने लगते हैं और जानवी बोलती है, आउच! माँ, क्या कर रही हो? बाल टूट रहे हैं मेरे। अरे, गंजा करोगी क्या? अगर तू आलसी नहीं होती ना, तो आज तेरे सर में जुओं का खानदान इकट्ठा नहीं होता। अरे, इतने लंबे बाल हैं तेरे, इन्हें हफ्ते में कम से कम 3 बार धोया कर। क्या माँ? अरे दीदी, हफ्ते में 1 बार ही बाल धो ले, वही बहुत है। महीने में तो सर धोती है। इसके बाल इतने गंदे हैं कि इन्हीं के कारण इनके सर में जुओं की सेना पल रही है। हाँ, एक तो ये आलसी निकम्मी महीने में 1 बार सर धोती है, और वो भी ठीक से नहीं। अरे, पूरा डब्बा लगा दिया इसके सर में, फिर भी बाल चिपचिप कर रही है। माँ, और कितनी बेइज्जती करोगी आप मेरी? और कुहू, तुझे मैंने एक चाटे में बेहोश न किया ना, तो मेरा नाम भी जानवी नहीं। मेरी छोड़ो दीदी, देखो तुम्हारे सर की जुएं बेहोश हो गई होंगी। रम्या जल्दी से जानवी का सर वॉश करके जुओं वाली कंघी से सभी बेहोश जुओं को निकालती है। तभी रम्या बोलती है, जानवी, मैं कंघी से तुझे जुए निकाल कर देती हूँ, तू जल्दी जल्दी मारियो। ठीक है माँ। रम्या लगातार जानवी को जुएं देती है और जानवी उन्हें फर्श पर मारने लगती है। तभी कुहू बोलती है, जानवी दीदी, तुमने इतनी जुओं की हत्या करके इस सफेद फर्श को इन मासूमों के खून से लाल कर दिया। आखिर इन जुओं की रगों में खून भी तो जानवी का ही था। आप दोनों को मेरा मजाक बनाने में बड़ा मजा आ रहा है ना? और कुहू, तू, भगवान करे तेरे बालों में भी लाखों जुए पड़ जाए और तुझे इतनी खुजली हो कि तेरी रातों की नींद हराम हो जाए। जब तू मेरी जगह पर होगी ना, तब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। दोनों बहनों को लड़ता देखकर रम्या बोलती है, अरे मेरी बेटियों, लड़ना बंद करो। और जानवी, तू जो ये जुओं की लाशें बिछी है ना, इनका अंतिम संस्कार कर जल्दी। माँ, जुओं का अंतिम संस्कार कैसा होगा? आपको पता है ना कि मुझे ये पहेलियाँ समझ नहीं आती। अरे दीदी, सिंपल, लाइजोल लो और इस फर्श को साफ कर दो। इस तरह जानवी की जुएं खत्म हो जाती है। वक्त बीतता है और जानवी की शादी मोहित नाम के लड़के से हो जाती है, जिसके बाद जानवी अपने ससुराल आती है, जहां उसकी सास कजरी उसका गृह प्रवेश करवाते हुए बोलती है, बहुरिया, ये नए घर संसार में तुम्हारा स्वागत है। गृह प्रवेश के बाद बाकी की रस्में खत्म होती है, जिसके बाद जानवी अपने पति मोहित के साथ कमरे में चली जाती है। वक्त बीतता है। जानवी बहू होने के सारे फर्ज बखूबी निभाती है और एक बार फिर जानवी के सर में जुओं का गदर मच जाता है और जानवी बोलती है, हे भगवान, मेरे सर में फिर से खुजली हो रही है, कहीं फिर से जुए तो नहीं पड़ गई। इतना बोलकर जानवी किचन में काम करने लगती है, लेकिन उसके सर में खुजली और बढ़ जाती है और शाम को जब वो अपने बालों की चोटी बना रही होती है, तभी उसकी ननद सुहानी उससे बोलती है, भाभी, आप हर रोज एक ही सिंपल चोटी बना लेती है, आज मैं आपके लंबे बालों का स्टाइलिश जूड़ा बनाऊं? हाँ, क्यों नहीं। सुहानी जैसे ही अपनी भाभी के बालों का जूड़ा बनाने लगती है और मांग निकालती है, तभी उसकी नजर काली और मोटी जुओं पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बोलती है, छी भाभी, आपके बालों में कितनी जुएं हैं। कारे बहुरिया, तुम्हारे बाल में ढील है, तभी हम सोच रहे हैं कि मोहितवा हरदम अपन केस का नोचत रहते हैं। तोर जुआ के अंडा बच्चा ओकरे सर में भी पड़ गई है। माँ, आप भाभी को डांटो मत, मैं निकाल दूंगी जुओं को। सुहानी अपनी भाभी के सर में पड़ी जुओं को निकालने लगती है और ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और फिर अंधेरा, लेकिन जानवी के सर की मोटी जुएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती।
जिस कारण वो ऊब कर बोलती है। भाभी, आपकी जुएं तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह से हजारों निकाल चुकी हूँ और आपके बालों में बहुत गंदगी और डैंड्रफ है। सुहानी, बहुरिया का जू खत्म हुआ कि नहीं? अरे नहीं माँ, सुबह से लगातार निकाल रही हूँ, लेकिन इनकी जुएं खत्म ही नहीं हो रही। अभी भी कितनी छोटी छोटी बची है और लीक तो अनगिनत है। मेरी तो कमर ही टेढ़ी हो गई। जानवी जल्दी से किचन में जाकर सब्जी काटती है और तभी उसके सर में खुजली होने लगती है और उसे ऐसी खुजली करता देखकर उसकी सास कजरी किचन में आकर बोलती है। बहुरिया, एक काम कर, तू पहले जी भर के अपन कपार खुजा ले। माँ जी, आप मुझे ताने क्यों दे रही हैं? अरे मैंने थोड़ी ना जुओं को कहा था कि आओ मेरे सर में बसेरा कर लो। अरे मुझे खुजली हो रही है तो मैं क्या करूँ? बहुरिया, तू रसोई घर से बाहर जाकर पसर जा, कहे कि ये जुआ तो हर कपार के ऊपर भी मंडरात है और ये तू तो जानत है कि हम शाकाहारी है। इससे पहले कि तोर जुआ खाना के शोभा बढ़ा दे, हम खुद ही खाना पका ली है। तू जा। अपनी सास की बात सुनकर जानवी अपने कमरे में जाकर अपने सर को एक कपड़े से कवर करती है और बोलती है, अब मेरे सर की जुएं इस कपड़े से बाहर नहीं आएंगी, लेकिन इन जुओं ने काट काट कर मेरा सर सुन कर दिया है। समझ नहीं आ रहा ये कैसे खत्म होंगी। वक्त बीतता है और कजरी के कहने पर जानवी कभी अपने सर में सिरका, कभी कभी नींबू का रस और कभी फिटकरी लगाती, जिससे उसके सर की सभी जुएं मर जाती है, लेकिन लीकें वैसी ही रह जाती है। और कजरी बोलती है, जुओं का तो इलाज हुई गवा, लेकिन ये लीक अगर फिर से फुट गवा तो एक लीक फिर से जुआ के आविष्कार कर दी है। अब ई के भगावे खातिर हमके आपन घरेलू उपाय करे के पड़ी। कजरी लीकों को खत्म करने के लिए अपने गांव के तरीकों को आजमाकर जुएं वाली कंघी में धागा फंसाकर बहू के बालों के सभी लीकों को निकाल देती है और जड़ से खत्म कर देती है, जिसके बाद जानवी के सर की सभी जू, लीक और खुजली होने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और जानवी अपने लंबे बालों का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। साथ ही अब वो हफ्ते में 3 बार अपना सर धोने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।